बजट में वित्त मंत्री ने बस नाम मात्र चीजें करके सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। टैक्स स्लैब में बदलाव जिसका शायद किया ही नहीं गया। 5 लाख की आय वालों को बस 2000 तक की छूट देकर बस मान लीजिए कि खाना पूर्ति कर ली गई है। बिल्कुल। हालांकि 25 लाख तक के होम लोन पर 1 लाख तक की छूट देकर उन्होंने घर खरीदारों को जरूर थोड़ी राहत दी। इसके बाद ही राजीव गांधी इक्विटी स्कीम का दायरा बढ़ाकर भी उन्होंने इसे और आकर्षक बनाने की कोशिश की है। जी कविता, और ऐसे में अब किस तरह से हमारे दर्शक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबको इंतजार था इस बजट का, आपको हम बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में। हमारे साथ हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अहमदाबाद, लुधियाना, जालंधर और मुंबई के दर्शक। और अगर आपके मन में भी है कोई सवाल तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें, आपको बताते हैं कि आम बजट में जिस चीज पर सबसे अधिक लोगों की नजर होती है वो है टैक्स में छूट। उम्मीद थी कि टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाएगी, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने टैक्स में मामूली छूट दी है। वो भी सबको नहीं मिली है, बल्कि अब सुपर रिच को 1 साल के लिए टैक्स ज्यादा देना होगा। पैसे की तंगी से जूझ रही सरकार ने इस बार टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उन्हें भी नियो मिडिल क्लास की फिक्र थी और इस तबके को उन्होंने 2000 रुपए तोहफे में दे दिए। अब 2 से 5 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों के कुल टैक्स में 2000 रुपए घटा दिया जाएगा। चूंकि टैक्स स्लैब ज्यों का त्यों है, इसलिए 5 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों को कोई फायदा नहीं हुआ। मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की कमाई है और आप 80C और होम लोन ब्याज की कोई छूट नहीं लेते हैं। ऐसे में पहले आपको 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब ये घटकर 28,000 रुपए हो जाएगा। 5 लाख से ऊपर वालों पर पहले की तरह ही टैक्स लगता रहेगा, यानी 10 लाख रुपए की कमाई करने वाले को 1,30,000 रुपए और 20 लाख की कमाई करने वाले को 4,30,000 रुपए पहले की तरह देना होगा। लेकिन अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको वित्त मंत्री ने टैक्स बचत करने का अच्छा मौका दे दिया है। A person taking a loan for his first home from a bank or a housing finance corporation up to rupees 25 lakhs during the period 1/4/2013 to 31/3/2014 will be entitled to an additional deduction of interest of up to rupees 1 lakh. अब 25 लाख से कम के होम लोन पर आप 2.5 लाख तक के ब्याज पर सालाना टैक्स छूट ले सकेंगे। इससे 5 लाख तक कमाई वाले को 10,000 रुपए तक की बचत होगी। 5 से 10 लाख तक कमाई करने वाले को 20,000 और 10 लाख से ऊपर वाले को 30,000 तक की बचत हो सकेगी। पिछले बजट में टैक्स बचाने के लिए दिया गया नया ऑप्शन राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम का फायदा अब लगातार 3 साल तक लिया जा सकेगा। इसके अलावा अब इसमें 10 के बजाय 12 लाख तक कमाने वाले लोग हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन जैसी चर्चा थी अमीरों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। When I need to raise resources, who can I go to except those who are relatively well placed in society? 1 करोड़ से ज्यादा कमाई वाले लोग इस दायरे में आएंगे। इन पर 10% का सरचार्ज लगेगा। ये सुपर रिच टैक्स कंपनी और HUF पर भी लागू होगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि ये टैक्स केवल 1 साल के लिए है, लेकिन अमीरों को छोड़ दें तो वित्त मंत्री ने मामूली ही सही लेकिन टैक्स बचाने का मौका जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेहमानों से, जानते हैं उनसे कि कैसा लगा उन्हें बजट। लखोटिया जी, उम्मीदें तो बहुत थी, हमने बजट की पहले चर्चा भी की थी। अगर आपसे हम संक्षिप्त में जानना चाहें, कैसा लगा बजट? ऐसा है, बजट पूरे बजट को नहीं देख के सबसे पहले जब वित्त मंत्री जी की स्पीच समाप्त हुई तब बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। क्यों? डर ये था कि कहीं इनहेरिटेंस टैक्स नहीं ले आए और कहीं सुपर रिच की कैटेगरी में 20 लाख से ज्यादा इनकम वाले को सुपर रिच में नहीं डाल दे। तो ये 2 चीजें जो सोची थी शायद हो जाए, डर लग रहा था सारे भारत को, ये नहीं हुई, उसलिए काफी अच्छा लगा। पर ओवरऑल देखें तो अगले साल से मुझे लगता है कि हमारी पॉकेट 2 जो है जेब में हटाने पड़ेंगे, बिल्कुल ही पॉकेट नहीं रखना पड़ेगा। एक पॉकेट में थोड़ा सा रुपए डाला 2000 रुपए, दूसरी पॉकेट से 2000 से ज्यादा भी निकल जाएगा साल भर में। कुल मिलाकर बिल्कुल भी बचत का प्रोत्साहन ये बजट नहीं देता है। बिल्कुल। हेमंत, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग की बात की जाए तो आपको बजट कैसा लगता है? आप कितने पॉकेट रखेंगे अपने पास? नहीं, मैं सहमत हूँ लखोटिया साहब से, दोनों निकलने पड़ेंगे बात तरह की। बट नहीं, आई थिंक बजट पे वर्डिक्ट देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम समझ लें कि सिचुएशन में ये बजट को प्रेजेंट किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। हम हाई इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे
बहुत सारे और लो ग्रोथ की बात कर रहे थे और साथ में हमको मालूम है कि ये इलेक्शन से पहले लास्ट बजट होने वाला था। तो आई थिंक काफी प्रेशर्स थे उनके ऊपर, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। लेकिन मुझे लगता है जहां पे उन्होंने कुछ किया भी है वहां पे बहुत कम किया है। एटलीस्ट जहां पे वो कर रहे थे वहां पे भी अगर थोड़ा सा खुले दिल से करते तो शायद काफी लोगों को खुश कर पाते। थोड़ा खुले दिल से अगर कुछ अनाउंसमेंट करते तो शायद बहुत लोग खुश कर पाते। चलते हैं अहमदाबाद, दर्शक वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष देसाई उनके साथ है। मनीष, बताइए क्या कह रहे हैं अहमदाबाद के लोग, उन्हें बजट कैसा लगा? कोई सवाल है उनके मन में? बिल्कुल, काफी सारे सवाल है, काफी सारे लोग हैं हमारे साथ। इस वक्त हमें अहमदाबाद के इस्कॉन मॉल में, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि बजट में कुछ जो घोषणाएं की गई है इसका मतलब क्या होता है। भाई साहब, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं राधेश्याम नवाल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। मैं ये जानना चाहता कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो इशू करने की बात हो रही है उससे रिटर्न कितना मिलेगा और इसके टैक्स में बेनिफिट कितना मिल सकता है अपने को, और ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है जो इसके क्राइटेरिया क्या इशू करने के, ये जानना चाहता हूं मैं। बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे, समझाइए ये बॉन्ड के बारे में, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। हमने बजट के पहले इसके ऊपर बात भी की थी और तब चर्चा की थी कि ये जरूरी है अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं उनके लिए, खास करके बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये उसमें उम्मीद भी थी कि ऐसा कुछ बॉन्ड्स इस बार आएंगे। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर जो लोग हैं, इन्वेस्टर जो हैं, उनका बड़ा हिस्सा जो है पोर्टफोलियो का वो डेट में रहता है। अब जितने भी डेट ऑप्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो भी रेट उस टाइम मिल रहा है, प्रेवलेंट जो रेट है उसके हिसाब से आपको रेट मिलता है, 6%, 7%, 8% जो भी है। इन्फ्लेशन को आप लॉन्ग टर्म में वहां पे बीट नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, यहाँ पे जनरली क्या होगा, एक टेन्योर रहेगा 5 साल या 6 साल। उसके अलावा जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड होगा। यानी अगर आपको लगा, अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी लिंक है तो अगर 5 साल का बॉन्ड है, अगर 35% अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years, तो वो आपको जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा वो 1 लाख का 1,35,000 मिलना चाहिए। और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मिलेगा। यानी अगर आप 8% रिटर्न लेते हैं 1 लाख पे तो जनरली आपको मिलेगा 8,000 रुपए। यहाँ पे अगर आप 1 साल के बाद 7% इन्फ्लेशन लें तो 1,07,000 जो है उसके ऊपर ये कैलकुलेट होगा। ये ब्रॉडली इस तरह से काम करता है। अभी देखना पड़ेगा किस शेप और किस तरीके से उसको लाया जाता है। बट मुझे लगता है क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो डेट के ऊपर रहती है, उस एंगल से चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या जो भी इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड एक काफी अच्छी ऑप्शन है। उसकी उम्मीद थी कि इस बजट में वो आना चाहिए और वो डेफिनेटली यहाँ पे आया है। बिल्कुल, तो यानी महंगाई के साथ ही मूव करेगा, उसकी मूवमेंट होगी इस बॉन्ड की। देखिए, जनरली हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन को आपको बीट करना तो आपको इक्विटी में डालना चाहिए। हर इन्वेस्टर इक्विटी से कंफर्टेबल नहीं है, कितना एक्सपोजर ले वो भी एक इशू है। तो अगर वो डेट ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिले कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें तो मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए अगला सवाल मनीष, और क्या सवाल है अहमदाबाद में दर्शकों के मन में? बिल्कुल, आप बताइए। या माई सेल्फ सौरीन पंचाल एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम अहमदाबाद। मेरी बात ये थी कि राजीव गांधी जो इक्विटी फंड है उसकी लिमिट जो 10 लाख से लेकर 12 लाख का किया है, तो उसका जो 2 लाख रुपए का आगे का जो लिमिट बढ़ाया है उससे मुझे टैक्स एग्जम्पशंस में फायदा हो रहा है या मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है? दैट आई वांट टू नो। तो क्या कर सकते हैं? टैक्स एग्जम्पशन में फायदा नहीं मिल रहा है, लिमिट 50,000 तक के निवेश पर ही होगी, उसी पे फायदा मिलेगा, बस ज्यादा लोग निवेश कर पाएंगे। लखोटिया जी, बिल्कुल बात सही है, पर एक बार 12 लाख रुपए सुन के एक बार लगता है क्या 12 लाख कुछ फायदा होने वाला है? पर बिल्कुल नहीं। जो कुछ बेनिफिट होगा टैक्स का डिडक्शन का राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में, वो केवल 50,000 रुपए के निवेश पे होगा। पर अच्छी बात भी यह है कि अगर आपने इस साल निवेश कर दिया तो अगले 2 वर्षों तक और निवेश करके लाभ ले सकते हैं, ये केवल फायदा हुआ। पर मेरे ये समझ में नहीं आया 10 लाख से 12 लाख लिमिट बनाने का क्या औचित्य है? ये 12 है, 15 या कुछ भी हो सकता था। बेहतर यही होता है कि सरकार इस पे अपर लिमिट इनकम पे कैप नहीं लगाती तो और ढेर सारे व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते थे। चलिए वक्त है यहाँ पर एक्सप्रेस ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे, साथ ही हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवालों के जवाब भी हम आज देंगे। हमारे दोनों खास मेहमान लखोटिया जी और हेमंत हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। एलआर एक्टिव रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, अटूट बंधन स्नेह का।
दुगनी खुशियाँ, आधी टेंशन। डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 50% डाउन पेमेंट पर, बैलेंस आसान किश्तों में। OTM ज्वेलरी, रियल डायमंड्स ऑन रियल प्राइसेस। अब पाए कमोडिटी, करेंसी और एग्रो की बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स ऑन मोबाइल। विजिट करें वेबसाइट www.profit.biz। सौदा मुनाफे का। ये मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं तो दादी से सीखी हूँ। BC Jeweler, jeweler for generations. $5 lakhs? बड़े मेडिकल बिल्स? थोड़ा सिंपल सोचो नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम इंश्योरेंस के साथ। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस और कैशलेस सेटलमेंट्स। सिंपल। The nation's leading jewelry group, which has been transforming your life's special moments into precious memories, celebrates its 3rd anniversary with the launch of Swara and Saundarya, 2 new exclusive jewelry lines by Sri Raj Mahal Jewelers. छुटकर जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। दुगनी खुशियाँ, आधी टेंशन। डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 50% डाउन पेमेंट पर, बैलेंस आसान किश्तों में। OTM ज्वेलरी, real diamonds on real prices. और बजट पेश हो चुका है। इस बजट का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 खास मेहमान टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करते हैं लुधियाना का। वहां के दर्शक हमसे क्या जानना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। मैं संजीव शर्मा लुधियाना से। मेरा टैक्स गुरु से ये सवाल है कि जो वित्त मंत्री ने आज घोषणा की है कि 25 लाख के हाउसिंग लोन के ऊपर 1 लाख की छूट मिलेगी, क्या वो छूट ब्याज के ऊपर होगी? यदि वो ब्याज के ऊपर होगी तो किस तरह से होगी? जो हम हाउसिंग लोन पे ऑलरेडी EMI दे रहे हैं, पहले उस पे थी, अब ये उस पे किस तरह से लागू होगी? मैं विनय अरोड़ा लुधियाना से। मेरा टैक्स गुरु से सवाल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आज जो 5 लाख रुपए की इनकम टैक्स भरने में 2,000 रुपए की छूट दी है, तो मैं 2,70,000 से 2,80,000 रुपए की रिटर्न फाइल करता हूं, तो क्या ये छूट मेरे को भी मिलेगी और कितनी मिलेगी? लखोटिया जी, दोनों सवाल आपसे पूछे गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो बतला दें, आप अगर EMI आज दे रहे हैं और कितनी छूट मिलेगी नए प्रावधान से, ऐसे सभी हमारे दर्शक सारे भारत में जो है वो विदेश में भी है, अगर वो आज EMI दे रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उनको नए बजट से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलने वाला है। बात आपको अच्छी नहीं लगे या लगे वो अलग बात है भैया, पर सरकार ने जो नया नियम बनाया उसके तहत केवल ये छूट मिलेगी ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास अपना मकान नहीं है, 1 अप्रैल 2013 के बाद लोन ले रहे हैं, तब जाके छूट मिलेगी। और हाँ, ये भी नियम है 40 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं हो और लोन 25 लाख से ज्यादा नहीं हो। ये दोनों अगर कंप्लाई करेंगे तब अगले साल छूट मिलेगी। एग्जिस्टिंग लोन, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग EMI, उसको कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मुंबई का। देखते हैं हमारी कॉलर मुंबई से क्या सवाल पूछ रही हैं। माधुरी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। हेलो, मैं माधुरी बोल रही हूँ मुंबई से। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पेंशनर हूँ और 60 ईयर अबव हूँ, तो मेरे लिए इनकम का क्या लिमिट है? लास्ट साल जैसा ही है कि कितना है? बिल्कुल। और दूसरा है शॉर्ट टर्म गेन क्या है, लॉन्ग टर्म गेन क्या है, और उस दोनों में पीरियड कितना होता है और उसका इनकम टैक्स कितना लगता है?
ठीक है। सुभाष जी, सबसे पहले जो इनका सवाल था, सीनियर सिटीजन है ये, तो किस तरह की इनको टैक्स रिबेट दी गई? तो एक ही सवाल में ढेर सारी बातें पूछ ली। चलो सबसे पहले बतला दें कि महिला सीनियर सिटीजन, उनको इनकम टैक्स का 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि 2000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, वो वैसे लोगों को मिलेगी जिनके की इनकम, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन वाले व्यक्ति को ऑलरेडी 2,50,000 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आइए बात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेशली स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं, वहां से कमाते हैं पैसे, तो 1 साल से ज्यादा अगर निवेश में चिपके रहते हैं, जो गेन होगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस पर इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता है, न लगेगा आगे। और अगर 1 साल से कम में आपने बेच दिया, हो गई कोई कमाई, वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर लगेगा 15% इनकम टैक्स। और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो 3 साल तक चिपके रहेंगे ना, तब जाके बनेगा लॉन्ग टर्म गेन, टैक्स 20%। 3 साल के पहले प्रॉपर्टी बेच देंगे, हो जाएगा शॉर्ट टर्म गेन, और वो गेन आपकी इनकम में लगा देगा आपको टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। हेमंत, हमने जब बात की थी बुजुर्गों के लिए, हमने एक खास चर्चा भी की थी, अगर वित्त मंत्री नहीं होते तो कैसे अपनी प्लानिंग करते। तब हमने कहा था कि बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता थी। इस बजट में क्या लगता है आपको कुछ भी किया गया है बुजुर्गों के हिसाब से? नहीं, हमने जो चर्चा में 2-3 चीजें बात की थी। एक तो हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होने चाहिए, वो डेफिनेटली आ गया है, लेकिन बहुत जरूरत थी यहाँ पे। मुझे लगता है जैसे हमने बात की थी कि 80 इयर्स में अगर आप हैं तो वो 5 लाख की लिमिट है, 60 से 80 साल जो लिमिट है वो 2.5 लाख की है। मुझे लगता है जब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, और 80 इयर्स में कितने लोग उसका बेनिफिट लेते हैं और कितने साल तक लेते हैं, तो 60 इयर्स के मुझे लगता है, मुझे उम्मीद थी कि वो भी लिमिट बढ़ा के 5 लाख तक होनी चाहिए थी, और जाहिर सी बात है ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। बुजुर्गों के लिए कुछ खास नहीं किया गया, सिर्फ एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की बात कही गई है। उसके अलावा 60 साल से ऊपर जो भी हैं सीनियर सिटीजन, उनके लिए कुछ भी बड़े अनाउंसमेंट्स ही नहीं किए गए हैं इनफैक्ट। सो यहाँ पर थोड़ी मायूसी शायद हाथ लगी हम सभी को। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे और साथ ही सवालों के जवाब भी देंगे। बने रहिए आप सभी CNBC आवाज के साथ। बजट पेश हो चुका है आपके जेब पर। अब इसके बाद क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिस्टगी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। साथ ही हम अपने दर्शकों के भी सवाल ले रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ पर हमारे दर्शक हमारे से कुछ पूछना चाहते हैं। मनीष, बताइए क्या सवाल है इनका? बिल्कुल, आप बताइए, आप क्या? अहमदाबाद से हरेश बात कर रहा है। मैंने 6 साल पहले 15 लाख रुपए का होम लोन लिया है। तो अभी जो प्रेजेंटली जो सरकार ने इंक्रीज किया है लिमिट, तो जो मेरा पुराना जो लोन चल रहा है होम लोन का, तो उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मेरे को? बिल्कुल सुभाष जी, यहाँ पर इनके साथ साथ कई सारे दर्शकों का भी यही सवाल होगा, क्या आपको लगता है? हाँ, ये मेरे ख्याल से आप भैया बजट के अंदर जब 25 लाख वित्त मंत्री जी ने बात की तो आप बड़े खुश हो गए होंगे और सोचोगे मेरा तो 15 लाख का लोन है। पर क्या करें, आपको बिल्कुल भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उसका कारण है क्योंकि हालांकि आपका लोन 25 लाख से कम है, 15 लाख ही है, परंतु सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बजट में बदलाया है कि ये टैक्स बेनिफिट मिलेंगे केवल ऐसे व्यक्तियों को जो नया लोन नई प्रॉपर्टी के लिए लेंगे, अर्थात लोन आपका सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2013 के बाद, तभी मिलेगा आपको बेनिफिट। वर्तमान समय में इस लोन के ऊपर आपको अगले साल कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो हरेश जी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अफसोस की बात है। सिर्फ नए जो लोन ले रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, उन्हीं को ये बेनिफिट पास ऑन किया जाएगा। अगला सवाल करणपाल शर्मा पूछना चाहते हैं श्री गंगानगर से। शर्मा जी नमस्कार, कैसा लगा बजट आपको, क्या सवाल है आपके मन में? मुझे तो बजट अच्छा नहीं लगा जी। मेरा सवाल है कि एक तो ये 20,000 की जो छूट दी है, ये 2,20,000 के हिसाब से लगेगा या टैक्स बना करके 3 लाख और 30,000 2,000 माइनस किया जाएगा उसमें से? और सवाल है जी, दूसरा सवाल है जी मेरा कि ये जो अपने 1 लाख की बचत की सेविंग पर, उसको कितना बढ़ाया गया है? जी लखोटिया जी। हाँ, सबसे पहले बतला दे भैया आपको 2,20,000 बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन
नहीं हुआ है। इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो वर्तमान समय में 2 लाख है वही रहेगा, बल्कि जो 20,000 पे छूट चाहिए हमको वो नए सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट के रूप में दी जाएगी। कुल मिलाकर थोड़ी लाइफ कॉम्प्लिकेट होगी, इतना इजी समझ में नहीं आएगा। अब आपने दूसरी बात क्या पूछी, जरा बतलाइए वापस। दूसरी बात है जी जो 1 लाख की, हाँ समझ गए, आपने कहा 1 लाख का जो अभी वर्तमान समय में धारा 80C की छूट है वो कितनी बढ़ाई गई। पर आपके सवाल से एक बात निश्चित है, सारे भारत में आप जैसे टैक्स पेयर यही चाहते हैं कि कुछ न कुछ लिमिट बढ़ी होगी, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है बिल्कुल भी लिमिट नहीं बढ़ाई गई। कुल मिलाकर 1 लाख के ऊपर टैक्स बेनिफिट आज मिलता है धारा 80C के तहत, और अगले वर्ष भी 1 लाख पे ही ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट हेमंत, यहाँ पर कम से कम ये लिमिट बढ़ाने की उम्मीद थी और इससे एक निवेशकों का जो रुझान होता है निवेश की तरफ वो बढ़ता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने कुछ भी नहीं किया है। आई थिंक इसमें टोटल कंट्राडिक्शन है। एक तरफ हम चाह रहे हैं कि लोग पैसा इन्वेस्ट करें, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, और एक तरफ हम उनको छूट नहीं दे रहे हैं। हम ये समझ लें कि जो हम छूट दे रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पे है जहां पे लॉक इन पीरियड है। तो अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में या डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वहां पे लॉन्ग टर्म का पैसा आपको मिले, तो कहीं ना कहीं आपको छूट देना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे देश की बात कर रहे हैं जहां पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उन सबको ध्यान रखते हुए जब तक आप छूट नहीं देंगे, आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को एनकरेज नहीं कर रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने बात की राजीव गांधी इक्विटी स्कीम की, 12 लाख का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम बात कर रहे हैं 2 या 3% लोग हिंदुस्तान में अगर इक्विटी में पैसा डालते हैं, तो हम उसको 12 लाख में क्यों उसको लिमिट कर रहे हैं? क्यों नहीं हम कह रहे हैं कि अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था 1 साल 1 टाइम, अभी 3 साल बढ़ाया है, तो वो भी बढ़ा सकते थे। शायद 50 का 1 लाख भी कर देते तो भी अच्छा होता। 50,000 चलिए, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट उसका दायरा तो बढ़ाइए। आप ये देखिए कि जो भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो कोई भी इनकम हो, अगर वो इक्विटी में नहीं आए तो वहां पे आप डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए कि लोग आए। और इनफैक्ट अगर जिनके पास कैपेसिटी है ज्यादा इन्वेस्ट करने की, वो अगर इक्विटी मार्केट में आए और उनको अगर इक्विटी से दोस्ती हो जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मुझे लगता है उनका काफी पैसा इक्विटी में आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें जहां पे आप, जैसा मैंने पहले कहा था शुरुआत में, कुछ चीजें आपने दी भी हैं वो भी खुले दिल से नहीं दी हैं। अगर वो भी दिया होता तो मुझे लगता है काफी फर्क पड़ता, पूरा जो माहौल है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, उसमें काफी हद तक फर्क पड़ सकता था। लखोटिया जी, यहाँ पे जो टैक्स क्रेडिट की बात की गई है 2 लाख से 5 लाख की आमदनी वालों के लिए, ये कैसे काम करेगा? आपने कहा ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, अगर नियम होता है कि 2 लाख की जगह 2,20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो जिस व्यक्ति की इनकम 2,20,000 होती वो रिटर्न ही नहीं भरते। पर इस नए प्रावधान के हिसाब से सबसे पहले आप अपने रिटर्न भरिए, कैलकुलेट करिए, टैक्स डिडक्शन लीजिए, उसके बाद इस नई धारा 87A के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलेगी 2,000 रुपए की। और जब 1 मिनट पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि इंसेंटिव नहीं है इन्वेस्टमेंट आदि के लिए, मेरे ख्याल से महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी है। उनको तो आशा थी कि बजट भी आने वाला है तो कुछ न कुछ पुरुष को मिले या नहीं मिले, महिलाओं को तो एक्स्ट्रा छूट मिलेगी और एक्स्ट्रा निवेश के प्रोत्साहन के लिए उनको मिलेगा 80C का ज्यादा लाभ, पर नहीं मिला बिल्कुल भी। महिलाएं एक फ्रंट पे खुश है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से CNBC आवाज पर। बजट पेश हो चुका है, आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है ये जानने की हम कर रहे हैं, कोशिश ले रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। चलते हैं अहमदाबाद, वहां से हमारे दर्शक जुड़े हमारे साथ। मनीष, बताइए अगला सवाल क्या आ रहा है अहमदाबाद से? हमारे साथ एक फॉरेक्स के ट्रेडर जुड़े हैं, उनके मन में एक सवाल है, बताइए भाई। अहमदाबाद से पंकज मैं बोल रहा हूँ। आज बजट में ऐसा सुना गया है कि FII को फॉरेक्स ट्रेडिंग में छूट दी गई है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इस वजह से डॉलर और भी महंगा हो जाएगा और महंगाई और भी बढ़ेगी? लखोटिया जी, चिंता है इन्हें, डॉलर महंगा हो जाएगा और इनके धंधे पर शायद असर पड़ सकता है। ऐसा इन प्रस्तावों से कोई महंगा होने की कोई मुझे उम्मीद नहीं लगती है, कोई परेशानी नहीं दिखती मुझे। पर हाँ, अल्टीमेटली आने वाला समय बताएगा कि आप सही हैं या मैं हूँ, या वित्त मंत्री जी के विचार और क्या उनकी सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा सवाल। मनीष, आप बताइए अगला सवाल क्या है? बिल्कुल भाई साहब, बताइए।
मैंने सुना है कि आज बजट में कुछ गवर्नमेंट ने नई प्रॉपर्टी और ओल्ड प्रॉपर्टी के लिए 1% टीडीएस कुछ लगाया हुआ है, तो वो ओल्ड प्रॉपर्टी है या क्या न्यू प्रॉपर्टी पे वो टीडीएस लगने वाला है? बस वही पूछना था। सुभाष जी। जी हाँ, अब ये है नई प्रॉपर्टी पे है या पुरानी कुछ टीडीएस वीडीएस ऐसा लोग समझ कुछ लगाया है। दोस्तों आपको बतलाने नई आयकर की धारा 194IA लगाने की प्रस्तावना है और इसके तहत प्रॉपर्टी नई हो चाहे पुरानी हो, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पे टीडीएस का कार्यक्रम करना पड़ेगा। जब आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ट्रांसफरर को जब पेमेंट करेंगे और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी ड्यूटी होगी 1% टीडीएस के रूप में काटें और जमा दें। 1% में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टैक्स की भी चिंता नहीं है, पर समस्या यह है कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू कागजी कार्रवाई, टीडीएस का 10 नंबर लेना पड़ेगा, अन्य प्रक्रिया करनी पड़ेगी और डिटेल में जाएंगे तो शायद समस्या ये आएगी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी में मान लो आज हमने केवल 1 लाख बयाना दिया तो आज भी टीडीएस काटना पड़ेगा। पर वित्त मंत्री जी से मैं ये चाहूंगा कि वो एक बात जरा सोचे, टीडीएस लगाना चाहते हैं लगा लें, पर आज दोपहर से कई लोगों से बातचीत हुई, लोगों की एक सवाल है लोगों का वित्त मंत्री जी से वो पूछना चाहते हैं, वित्त मंत्री जी जरा ये बतलाओ कि 40-50 लाख में मुंबई और दिल्ली में मकान मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? बहुत बड़ा सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल, इसका जवाब हम वित्त मंत्री से फिर कभी जरूर लेंगे। अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से। उषा ज्ञानी हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। उषा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा बेटा है जो 14 साल का है, माइनर, तो उसने कुछ एड्स वगैरह से 4 लाख रुपए करीब अर्न किए हैं जी। तो मुझे लखोटिया जी से ये पूछना है कि मैं यदि वो पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो उस पर भी टैक्स लगेगा? कहीं इन्वेस्ट करती हूँ सपोज और एफडी वगैरह में और जब मैच्योर होती है तो उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा माइनर के पैसे? क्या बताइए आपने? 14 साल है। 14 साल है, उसने 4 लाख रुपए कमाए हैं, उससे चाहती है निवेश करना, क्या उस पर टैक्स लगेगा लखोटिया जी? पहले तो बता दें, बेटा 14 साल का और कमाए 4 लाख तो लगता है बहुत ज्यादा होनहार होगा और सरकार की तरफ से सोचिए वो भी आपको इंसेंटिव देंगे। अगर होनहार है आपके बच्चे और माइनर है कोई चिंता नहीं, ये 4 लाख की इनकम आपके बेटे की मानी जाएगी और बेटा निवेश करेगा ना उसकी भी छूट उसको मिलेगी, फिर जाके उसको टैक्स देना पड़ेगा। और बेटे के लिए मैं तो यही कहूंगा कि जब इतना छोटा बेटा है आपका तो इसके लिए जो बचे हुए इसके पैसे हैं उसको कोई लैंड में खरीद लें, लैंड इन्वेस्ट करें, लैंड में इन्वेस्ट करें बच्चे के पैसे, जब वो बड़ा हो जाएगा लाखों करोड़ों रुपए उसके हो जाएंगे इस छोटे से इन्वेस्टमेंट के। चलिए दिल्ली के बाद अब चलते हैं जालंधर, जहां पर एक महिला अपना सवाल पूछना चाहती है। आइए सुनते हैं उनका सवाल क्या है। मैं मीनाक्षी गांधी जालंधर से। मेरा सवाल चिदम्बरम साहब ने आज जो अनाउंसमेंट करी है कि आप अगर विदेश जाते हैं तो बीइंग ए फीमेल आप 1 लाख तक का सोना और आपके हस्बैंड 50,000 तक का सोना लेके आ सकते हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या 1 साल में अगर हम लोग 3-4 बार भी विदेश जाते हैं तो क्या हर बार हम इतने अमाउंट का गोल्ड ला सकते हैं या ये स्कीम सिर्फ एक ही बार के लिए दी गई है? स्वाति, मीनाक्षी जी की तरह हम भी थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम भी इतना सोना खरीद पाएंगे। तो एक बार में ही ये जो लिमिट है वो सिर्फ साल में 1 बार के लिए है या फिर जितने भी ट्रिप लगाएंगे विदेश में? हेमंत, कोई लिमिट दी गई है इसमें? हम जितना मन चाहे खरीद सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा है कि आप जितनी बार जाएंगे उतनी बार लेके आएंगे। इनफैक्ट एक और भी यहाँ पे कंडीशन है कि आप 1 साल देश के बाहर रहें, उसके बाद जब आप आए तभी आपको ये लिमिट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार जा रहे हैं उतनी बार आपको मिल जाएगी। ओ, ये तो बात कही नहीं वित्त मंत्री ने। मुझे इतनी चिंता नहीं लगती, मुझे लगता है कि हर बार जाएंगे, हर बार बेनिफिट ले पाएंगे। और एक और खुशी की बात यह है पति पत्नी कम से कम साथ तो जाएंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग छूट मिलेगी तो ये संभावना है कि साथ जाएंगे। पर कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चलो अब तो हम बार जाते हैं, 10 बार 20 बार चले जाएं और ले आए सोना ऐसा बिना ड्यूटी दिए। पर भैया ध्यान रखना, ड्यूटी पे तो छूट मिल जाएगी आपको, पर आयकर कानून में AIR के अंतर्गत आप पे आ जाएगा डंडा कि इतनी बार आप विदेश गए ना, पैसे आखिर कहाँ से लेके आए। बिल्कुल, यानी ज्यादा लालच बुरी बला हो सकती है जी। लेकिन एक चीज आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, माफ कीजिएगा लखोटिया जी, ये 1 साल वाला टर्म्स एंड कंडीशन क्या वहाँ पर अप्लाई होता है कि आपको रहना होगा उसके बाद? नहीं, बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। 1 साल वाला तो है, आप जो हमारे साथी फरमा रहे हैं एक नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए 180 दिन से ज्यादा अगर आप विदेश में रहें तो आप बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट इंडियन। उसके नियम अलग है।
चलिए, ये अच्छी बात है कि आप जितनी बार बाहर जाएंगे उतनी बार कविता, आप बहुत ट्रैवल करती है, आपके पास ऑप्शन है, जितनी बार वापस आएंगे आप सोना लेकर आइए वहां बाहर से। एक सेकंड जरूर, इसमें आप खुश हो रहे हैं तो मुझे एक बात हमारे दर्शकों को बतला दें, बार बार जाएंगे, सोना लाएंगे, ड्यूटी बचाएंगे, बिल्कुल सही बात है, पर अंत में ध्यान रखिएगा वेल्थ टैक्स भी लगेगा। टोटल वेल्थ आपकी साल के अंत में मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो एग्जाम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा होगी तो वेल्थ टैक्स भी तो देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए फिलहाल ये अच्छी चीज है कि जब भी बाहर जाइए और आप 1 लाख तक का सोना आप ला सकती हैं और आपके साथ आपके पार्टनर है, आपके पति आपके साथ जा रहे हैं तो वो 50,000 तक का सोना ले सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवालों के जवाब देंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बजट के बाद आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या बदलाव करने की जरूरत है, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोनों खास मेहमानों से। लेते हैं अगला सवाल, हमारे साथ गोरखपुर से रामचंद्र जी जुड़ रहे हैं। रामचंद्र जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम जी। मैडम ऐसा है कि हमारे पास डीमैट अकाउंट 2009 का है। अच्छा। और हम शेयर भी 4-5 उसमें ले रखे हैं, तो क्या आज जैसे कि आज बजट के ऐलान के बाद क्या हम इसमें RGS स्कीम में इन्वेस्ट करके टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं? हेमंत जी नहीं, आप यहाँ पे कंडीशन है कि 23 नवंबर 2012 से पहले आपका डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले था तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर उससे पहले आपने डीमैट अकाउंट खोला हुआ है और आपने कभी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर नहीं माना जाएगा, तो आप RGS के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको टैक्स सेविंग की कोई भी यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। ये जो है सिर्फ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ये छूट बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को छूट नहीं दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं राजस्थान का। ललित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गुड इवनिंग ललित, आपका सवाल क्या है? ललित हेलो। हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम आप जरा कम कर दीजिए। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था, ये बार बार यहाँ CNBC पर आ रहा है कि सर्विस टैक्स 2007 के जो फेलोर हैं उनको आम माफी योजना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जो सर्विस टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए कंप्लायंस स्कीम आज सरकार ने, जो वित्त मंत्री ने जो कही बात है उसके बारे में, उसकी डिटेल्स चाहते हैं यहाँ पर। ये जी हाँ, ये अच्छी बात है और सरकार ने ये स्कीम अलग से निकाली है। एक प्रकार से ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम टाइप की है, बट रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स ओनली। जिन लोगों को देना चाहिए सर्विस टैक्स नहीं देते वे लोग, उनके लिए अच्छी स्कीम है और फायदा इसका सभी वर्ग के लोगों को लेना चाहिए। अन्यथा बाद में सरकार पकड़ेगी तो पेनल्टी भी लगाएगी और प्रोसिक्यूशन के भी प्रावधान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि वो बजट के बारे में क्या सोचते हैं। वित्त मंत्री उनकी नजर में पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं? सर्विस टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, अभी टैक्स स्लैब में भी कोई उन्होंने कम नहीं किया है, तो ऑब्वियसली चीजें इतनी महंगी है तो हम लोग को पैसा जो एक्स्ट्रा हम लोग के एंटरटेनमेंट के लिए वो भी और कम हो जाएगा। तो बाहर जाना, घूमना, मूवीज, पार्टी सब बंद। अभी सिर्फ गवर्नमेंट को पैसा दो। एजुकेशन फी इतना बढ़ गया तो उसके लिए कुछ डिडक्शन देना चाहिए था। ओनली 1 लाख कुछ डिडक्शन था और उसके और बढ़ाना चाहिए था। 1,30,000 1 लाख वैसा कुछ करना चाहिए, बट देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट एट दिस साइड। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ और, मतलब टैक्सेस इतने कटते हैं मिडिल क्लास के लिए स्पेशली। डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है हेमंत मुंबई के लोगों में। एक चीज जो अच्छी नहीं हुई है वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में बढ़ोतरी जो की गई है। एक आप कहेंगे ये बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव खबर है निवेशक के तौर पर भी हमारे लिए। देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे सबको जानना जरूरी है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, स्पेशली मैं यहाँ कहूंगा जो म्यूचुअल फंड की जो डेट स्कीम है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ेगा। उसका कारण यह है कि अभी डेट फंड्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है लिक्विड फंड और दूसरी है नॉन लिक्विड फंड, यानी उसमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी आएंगे, उसमें FMPs भी आएंगे। उसमें मतलब डेफिनेशन क्या है कि जो भी फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 65% से कम है उसको डेट फंड माना जाता है यहाँ पे। अब क्या हुआ है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को 12.5 से बढ़ा के, जो इंडिविजुअल्स के लिए था नॉन लिक्विड फंड में, उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है।
उसके ऊपर एजुकेशन सेस है और उसके ऊपर जो सरचार्ज है उसको भी 5% से बढ़ा के 10% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हर वो इन्वेस्टर जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पैसा डालते थे शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए, उनको अभी कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है बैंक में डालने के और म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया था सब इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म पार्किंग करने का, ताकि आप ज्यादा रिटर्न कमा सकें और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न कमा सकें। वो निकल गया। मंथली इनकम प्लान है म्यूचुअल फंड की बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए भी, और जो बाकी लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ हद तक पैसा जो है लिक्विडिटी में रहे बाकी डेट में रहे, वो भी वहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ के अगर 25% हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो एज था उस फंड में वो निकल गया। तो जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वाले हैं उनको तो उनको कोई फायदा नहीं है वहां पे, स्पेशली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप 1 साल के बाद अगर पैसा वहां से निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो टैक्स पेयर जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में 10% और 20% में, वो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो ग्रोथ ऑप्शन ले लें और अगर वो रिडीम करेंगे तो उनको टैक्स 10 या 20% लगेगा। पर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी जो मेन एक जो एम रहता था मंथली इनकम प्लान का कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसका अभी जो लोग रेगुलर इनकम चाहते थे उसका फायदा नहीं है। जो निवेशित है ऑलरेडी इन फंड्स में, आप उन्हें क्या सलाह देंगे फिर? अभी वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में है 1 साल के ज्यादा समय तक रखने वाले, क्योंकि जितने भी डेट ऑप्शंस हैं ज्यादातर जो है वो लॉन्ग टर्म के हैं, कुछ है वो शॉर्ट टर्म के, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, वहां पे तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में तो आप ग्रोथ ऑप्शन ले लीजिए, क्योंकि आपको टैक्स पर खाली 10% ही देना है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपके नॉमिनल टैक्स रेट पे है, वो कर सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। बाकी जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है उनको अपना टाइम होराइजन देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने कहा उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये ज्यादा इम्पैक्ट जो है उन फंड्स के लिए जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या उन इन्वेस्टर को है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आप अगर एफडी को और एमआईपीज वगैरह को कंपेयर करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स को कंपेयर करेंगे, तो क्या सलाह देंगे? आपने सेम यही सलाह होगी, शॉर्ट टर्म के लिए आना है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर है? लॉन्ग टर्म में अगर जाना है तो डेफिनेटली टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड्स ज्यादा अच्छे हैं। वहां पे मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स रिटर्न के ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क भी रहता है वहां पे, तो वो दोनों एंगल को देखना है। जहां तक टैक्स का सवाल है, डेफिनेटली आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप आ रहे हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में अगर हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको वहां पे कोई फायदा नहीं है। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब झंझट हटा के और टैक्स एफिशिएंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की दृष्टि से बेहतर ये होगा कि टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करें, स्पेशली टैक्स फ्री बॉन्ड। हमने बजट में सुन लिया कि बहुत ढेर सारे टैक्स फ्री बॉन्ड के ऑप्शंस भी हमको मिलते रहेंगे अगले साल, जो बड़ी अच्छी बात है, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स का आप इंतजार कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग होराइजन लेके आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। इस बार बजट में अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। आइए सुनते हैं कि मुंबई के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो ऐसा कि अमीर होना गुनाह हो गया। सॉरी, किसी को मेहनत करके ऊपर बनना है, पैसा कमाना, अमीर होना गुनाह है। दिस इज व्हाट द बजट सेज। 10% surcharge is, it's not a right move because they are already paying more taxes. If the surcharge is more, then there will be, the government tax will be more or less, or all who is paying more than 1.5 or 1.2 CR tax, they will be try to get the lesser income, so they will save their money. मुझे लग रहा है ऐसा हेमंत कि वित्त मंत्री चाहते नहीं कि वो अमीर बने आगे चलते हुए। आपने टैक्स लगाया जो हम उम्मीद कर रहे थे पहले भी, आपने वो हर चीज महंगी कर दी जो पैसे के साथ आती है। एसयूवी से लेके मोबाइल फोन सब कुछ महंगा कर दिया आपने। तो क्या कहेंगे आप? ये ठीक है 1 साल के लिए है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादती कर दी वित्त मंत्री ने? डेफिनेटली ज्यादती है। 1 ही साल के लिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सही मायने में उनको क्या करना चाहिए था, उनको टैक्स बेस जो एक्सपैंड करना चाहिए था। मुझे लगता नहीं वहां पे बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट डाले गए हैं 1 ही साल के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसको आप एक एज ए टोकन एफर्ट देखिए। ये दिखाना है कि हमको जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा पे करने का, उनको हमने टैक्स लगाया है। मुझे लगता है ये सिर्फ टोकन एफर्ट के हिसाब से देखिए। जितनी भी टैक्स लगे हैं उनका कंट्रीब्यूशन एक्सचेकर में बहुत ज्यादा नहीं है।
फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी है, उनको मालूम भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक टोकन एफर्ट दिखाया गया है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपने उनको थोड़ा ज्यादा टैक्स लेगा। सुभाष जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आपको लगता है कि सुपर रिच टैक्स 30 लाख वाले माने ना, तो एक फायदे की बात यह है कि इन्होंने कह दिया स्पष्ट कि केवल 1 साल के लिए। इससे बड़ी चिंता तो कॉमन आदमी के लिए यह है कि एजुकेशन 2 तरह के सेस जो हैं इतने सालों से बार बार लगते जा रहे हैं। 1 साल के लिए है और 1 करोड़ की इनकम के बाद है, और वो भी सरचार्ज है केवल 10%। ओवरऑल मिला के इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ज्यादा परेशानी नहीं है सुपर रिच लोगों के लिए। अब रुख करते हैं जालंधर का, और वहां पे हमारे दर्शक एक सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। मैं उमंग बंसल बोल रहा हूँ जालंधर से। जो मेरी इनकम है वो 2 लाख से 5 लाख के बीच में आती है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज बजट में बताया गया है कि 2000 रुपए की रिबेट, 2000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, वो मुझे पहले ही कट करके जमा कराना पड़ेगा या फिर वो बाद में रिफंड होगा? सुभाष जी, सुझाइए। भैया, रिफंड की चिंता नहीं है। जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो रिबेट आपको पहले ही मिल जाएगा, और जब आप देखेंगे कि 2000 आपको रिबेट देने के बाद टैक्स पेएबल नहीं है अगर कुछ, तो जमा मत कराइए। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि पहले जमा दो फिर रिफंड लेने जाओ फिर रिबेट लो, इस प्रकार की चिंता नहीं है। पर हाँ, ग्रॉस कैलकुलेशन के पर्पज के लिए पहले कैलकुलेट करिए, फिर आयकर की नई धारा 87A के तहत रिबेट क्लेम करिए, मैक्सिमम 2000 रुपए। तो बहुत कुछ नहीं मिला है, जो मिला भी है वो बंद मुट्ठी से मिला है, हाथ नहीं खुले किए वित्त मंत्री ने। क्विकली निवेशक के लिहाज से, एक रिटेल निवेशक के लिहाज से और टैक्स पेयर के लिहाज से आप इस बजट को कितने नंबर दे रहे हैं 1 से 10 के बीच में? जितनी चिंता थी वो सब देखते हुए 10 में से 5 नंबर देंगे। हेमंत? मैं 6 दूंगा। 6 1 पॉइंट ज्यादा आप क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए दूंगा, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे कंस्ट्रेंट थे, हमें वो भी देखना है कि कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कितना नहीं है, लेकिन मैंने कहा वहाँ पे स्कोप था डेफिनेटली कुछ ज्यादा करने का। स्वाति, मैं सुभाष जी के साथ ही जाऊंगी, मैं भी 5 ही नंबर दूंगी। चलिए, जो भी है नंबर तो हमने देखा, अपना नंबर जो दिया बहुत दिया, ज्यादा की उम्मीद थी नहीं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप 5 से भी कम देना चाह रहे हैं क्या? ऐसा लग तो ऐसा ही रहा है। अगर उनकी जगह पर मैं होती तो शायद हमने किया था, वित्त मंत्री अगर हम होते तो हम क्या करते, बट ठीक है, जितना मिल गया बहुत है इस बार। और फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बजट से जुड़े और भी कार्यक्रम आपके सामने अब फिलहाल कुछ ही देर में पेश होंगे। नमस्कार।